नेक्स्ट अपन बात करेंगे आज कि कोई भी किसी भी तरह का जो एक वीडियो बनाया था इससे पहले अपन ने, वो कोई भी किसी भी तरह का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बनाया था कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का फीचर्स देखे थे अपन ने, उसकी पोजीशन देखी थी, उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखी थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज देखा था। इस वीडियो के अंदर अपन जो बात करने वाले हैं वो इसके क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे। जानते हैं कि क्लिनिकल है, उस क्लिनिकल्स एक इम्पोर्टेंट है। अपन जब भी कोई भी किसी भी तरह का जो इसका जो क्लिनिकल है वो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट है, और जब अपन फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे एक सर्जरी के अंदर, तो सर्जरी के अंदर भी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो क्लिनिकल है वो एक इम्पोर्टेंट है। तो आगे जाके भी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत यूज़ आता है और हर एग्ज़ाम में इसका एक एसन है, इम्पोर्टेंट है क्लिनिकल जनरली। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला पॉइंट्स है क्लिनिकल का कि कोई भी किसी भी तरह का, ये जो पहला पॉइंट्स है करेक्ट, ये वाला। और ये जो पहला पॉइंट्स है ये क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का एपेंडाइटिस हो जाता है। एपेंडाइटिस के अंदर होता क्या है कि जो हमारी अपेंडिक्स है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको ही अपन अपेंडाइटिस बोला जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि अपन एक ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन से क्या करें कि अपेंडिक्स को रिमूव कर दें। तो जब ऑपरेशन करने के बाद जो एक अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है एक अपेंडोटॉमी, करेक्ट। उसके बाद में जो सेकंड इसका जो क्लिनिकल है वो एक रिफर्ड पेन ऑफ अपेंडाइटिस के बारे में बात करेंगे अपन। ये बोल रहा है कि पेन ऑफ द अपेंडाइटिस इज अ फेल्ट ऑफ अ फर्स्ट फेल्ट इन द रीजन ऑफ अम्बेलिकस रीजन्स बोथ अपेंडिक्स ऑफ अम्बेलिकुलस एंड सप्लाई द सेगमेंट्स ऑफ टी टेंस ऑफ स्पाइनल कोड्स देन पेन्स इज अ फेल्ट इन द राइट इलिक फोसा रीजन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम। तो ध्यान से देखिएगा जो इसका जो ये पॉइंट्स क्या बताना चाह रहा है, ये जो वाला सेकंड पॉइंट्स, ये सेकंड पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि अपेंडाइटिस के अंदर क्या होता है जनरली, कि जनरली क्या हो जाता है कि जो हमारा जब अपेंडाइटिस होती है उस केस के अंदर क्या होता है कि जो एक अम्बेलिकल जो रीजन है उस अम्बेलिकल रीजन के अंदर सबसे पहले एक पेन होता है क्या। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है, ध्यान से देखिएगा कि अपेंडिक्स और जो अम्बेलिकल है ये दोनों क्या करते हैं, जो हमारे एक स्पाइनल कोड्स है हमारा, करेक्ट, ब्रेन और फिर स्पाइनल कोड्स है ना जनरली, तो स्पाइनल कोड्स के अंदर जो एक टी टेंस जो थोरिसिस वर्टिब्रेटा है उसके अंदर बोथ अपेंडिक्स और जो अम्बेलिकल्स है वो दोनों सप्लाई करते हैं। और जब इनके अंदर पेनफुल हो जाता है जिसकी वजह से ये एक अपेंडाइटिस कंडीशन हो जाती है। सेकंड कंडीशन ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो एक राइट इलिक फोसा था वहाँ पे पेन होता है, और रीज़न क्या है उसका कि पैराइटल पेरिटोनियम। ध्यान से देखिएगा, अपन ने एक बात देखी थी कि राइट इलिक फोसा है, वो राइट इलिक फोसा की अगर बात करें तो उस राइट इलिक फोसा के बाहर की तरफ राइट जनरली दो तरह की कवरिंग होती है। अपन देखते हैं कि एक अंदर की तरफ एक विशल कवरिंग होती है और बाहर की तरफ एक पैराइटल कवरिंग होती है, पैराइटल पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। उसके बाद में होता क्या है कि जनरली जो विसल्स जो एक पेरिटोनियम है वो तो क्या है कि इनसेंसिटिव है पेन के लिए, वहाँ पे वो पेन कंडीशंस नहीं होती, बट जो पैराइटल्स पेरिटोनियम है वो सेंसिटिव है पेन के लिए। तो जब वो पैराइटल पेरिटोनियम सेंसिटिव है पेन के लिए तो उसके अंदर क्या होता है कि जब मान लो कि राइट इलिक फोसा है, उस वहाँ पे एक पेन हुआ, तो उस रीज़न क्या है उसका, क्योंकि वहाँ पे पैराइटल पेरिटोनियम है वो एक इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। ये अपन ने रेड कलर से डिनोटेट कर दिया, अभी भी बोला था जो कि पैराइटल पेरिटोनियम है वो तो पेन के लिए सेंसिटिव है, बट विसल्स पेरिटोनियम है वो सेंसिटिव नहीं है पेन के लिए। मैक बर्नी पॉइंट्स के बारे में अपन ने पहले वाले जो वीडियो के अंदर जो उसके फीचर्स उसके और जो उसके जो पोजीशंस थी देखी थी, वहाँ पे अपन ने बता दिया था कि मैक बर्नी पॉइंट्स क्या था।
और अपन ने ये भी कहा था कि आगे जाके क्लिनिकल के अंदर मैक बर्नी पॉइंट्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डायग्राम से कि किस तरह से मैक बर्नी पॉइंट्स हो जाता है। तो जनरली ये है मैक बर्नी पॉइंट्स। मैक बर्नी पॉइंट्स क्या है, अपन ने कहा था कि मैक बर्निंग पॉइंट्स कुछ भी नहीं है कि अम्बेलिकल से 2/3 और ये एक सुपीरियर इलिक लाइन से 1/3। तो जब दोनों इससे 1/3 और इससे 2/3 और इससे 1/3 एक पॉइंट जहाँ पे मिलता है, एक पॉइंट है और जो जहाँ पे मिलता है उसको एक मैक बर्नी पॉइंट्स बोला था। अपन ने कहा था कि जो लेटरल 2/3 और मिडल 1/3, आगे जाके अपन देखेंगे कि किस तरह से ये कंडीशंस होती है, तो ध्यान से देखिएगा। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं कि क्या है मैक बर्नी पॉइंट्स, उसके बारे में देखते हैं ध्यान से। तो मैक बर्नी पॉइंट्स के अंदर अपन एक चीज़ देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि अगर मान लो कि अपन ने कहा था कि लेटरल 1/3 और मिडल 2/3, वहाँ पे एक अम्बेलिकल से तो कितना 2/3 और जो राइट एंट्रियल सर का वो से एक इलिक स्पाइन से कितना 1/3 एक वहाँ पे एक पॉइंट्स मिलता था, उस पॉइंट्स को मैक बर्नी पॉइंट्स बोला था। साइट ऑफ मैक्सिमम टाइटनेस इन द अपेंडाइटिस, ये पॉइंट्स का मतलब क्या है बोलना, ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि जब अपेंडाइटिस कंडीशन हो जाती है उसके समय क्या हो जाता है, उस पेशेंट के अंदर जो मैक बर्नी पॉइंट्स है वहाँ पे एक टेंडरनेस हो जाता है। जब जो डॉक्टर है जब उस मैक बर्नी पॉइंट्स को जब फील करता है, उस पर हाथ लगाता है, तो वो जिस पेशेंट के अंदर मैक बर्नी पॉइंट्स हो जाता है वो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पेन कंडीशंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है उसके अंदर। और नेक्स्ट कंडीशन है कि हाइपर एनेस्थीसिया हो जाता है हमारे, और जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा राइट इलिक फोसा था उसके पास ही तो था ना यार, क्योंकि राइट इलिक फोसा से कितना था 1/3 था ना, तो जिसकी वजह से क्या है कि राइट इलिक फोसा है उसके अंदर हाइपर एनेस्थीसिया कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशंस के बारे में बोले अपन, तो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या बोल रही है, ध्यान से देखिएगा कि ये है कि जब कोई भी किसी भी तरह का हमारा अपेंडिक्स है वो रेट्रोसिकल पोजीशन में हो। रेट्रोसिकल पोजीशन कौन सी पोजीशन थी, जनरली अपन ने कहा था वहाँ पे कि रेट्रोसिकल जो पोजीशन है ये एक 12 o'clock एक अपवर्ड्स कंडीशंस वाली जो पोजीशन थी वो थी, जब देखा था वहाँ पे। तो उस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जिस पेशेंट के अंदर अपन ने कहा था कि जो 65% जो कंडीशंस होती है वो 65% कंडीशन के अंदर जो अपेंडिक्स है वो रेट्रोसिकल पोजीशन में रहता है। और उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह का जिस पेशेंट के अंदर ये कंडीशन हो जाती है, उसके अंदर अपेंडिसाइटिस कंडीशन हो जाती है, उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो जो पेशेंट होता है वो जब हिप जॉइंट्स हो जाता है उसका जब एक्सटेंशन करता है, तो जब वो एक्सटेंशन करता है तो वो कहता है कि यार मेरे पेन हो रहा है। पेन होना ही है क्योंकि उसके अंदर क्या है भाई, इस केस के अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी श्वास मेजर मसल्स है ना, वो जब उसका जो हिप जॉइंट था जब उसका एक्सटेंशन कर रहा है उस समय जो श्वास मेजर मसल्स हमारी स्ट्रेच होती है, और जब वो स्ट्रेच हो जाती है जिसके कारण अपेंडिक्स है वो डिस्टर्बेशंस हो जाता है, और जब डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से अपेंडाइटिस कंडीशंस हो जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लिनिकल्स के बारे में उसके बाद में नेक्स्ट क्लिनिकल है, वो क्लिनिकल कुछ इस तरह से है कि नेक्स्ट पॉइंट है ऊपर की तरफ यहाँ से। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जनरली हमारा जो अपेंडिक्स है वो एक पेल्विक पोजीशन में है। जनरली ये जो अपेंडिक्स है ना ये एक पेल्विक पोजीशन में है, और जब अपेंडिक्स एक पेल्विक पोजीशन में हो जाता है तो वो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि अपेंडाइटिस कंडीशन हो जाती है। कैसे, वो पेशेंट के अंदर क्या होता है यार कि जब वो थाई है, जो उसका जो थाई है पाँव है, जब उसको फ्लेक्शन और जो मीडियल रोटेशन करता है, जब उसको फ्लेक्शन और जो मीडियल रोटेशन करता है वो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स होती है वो क्या है एक स्ट्रेच हो जाती है, और जब वो स्ट्रेच हो जाती है तो जो अपेंडिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, पेल्विक जो रीजन है वो या अपेंडिक्स है वो भी पेल्विक पोजीशन में रहता है, और ऑब्टूरेटर इंटरनस है वो भी पेल्विक रीजन के अंदर रहता है। तो जब ये पेल्विक पोजीशन है अपेंडिक्स की, अगर ये जब वो पेशेंट फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन करता है थाई का, तब उसके अंदर पेन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑब्टूरेटर इंटरनस है जो पेल्विक पोजीशन के अंदर अगर
अगर वो डिस्टर्बेंस हुआ तो उसकी वजह से ये स्टेज हुई, अगर ये स्टेज हुई तो अपेंडिक्स डिस्टर्बेंस हुआ और जिसके कारण अपेंडिक्स कंडीशन हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि अपेंडिकुलर एक डिस्पेजिया कंडीशंस के बारे में बात करता हूँ कि अपेंडिकुलर जो डिस्पेजिया जो कंडीशन है वो किस तरह से कंडीशन होती है। तो ध्यान से देखिएगा कि अपेंडिकुलर डिस्पेजिया क्या कंडीशन है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि कोई भी किसी भी तरह के क्रोनिक अपेंडिटिस कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि जो एक इन्फेक्टेड लिम्फ से एक पाइलोरिक नोड्स के अंदर एक पास हो जाता है। ध्यान से, आपको समझ में नहीं आया होगा। जनरली क्या होता है कि जो हमारी अपेंडिक्सिस है अगर लंबे समय से, क्रोनिक का मतलब है लंबे समय से चली आ रही है कि नहीं, और जब लंबे समय से चली आ रही है मतलब उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जब इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से एक स्क्रीनिया और नेक्रोसिस कंडीशंस हो जाती है, और जब स्क्रीनिया और नेक्रोसिस कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक इन्फ्लामेशन लंबे समय तक चलता है, और जब इन्फ्लामेशन लंबे समय तक चलता है तो वो क्या करता है कि एक इन्फेक्टेड लिम्फ से वो एक सब पाइलोरिक नोड्स के अंदर पास करता है। सब पाइलोरिक नोड्स का मतलब है कि पाइलोरिक जो नोड्स है उसके नीचे की तरफ एक नोड्स होता है, उसको सब पाइलोरिक नोड्स बोला जाता है। और जब वो वहाँ पे पास हो गया तो उसकी वजह से पाइलोरस जो रीजन है वो उसके अंदर इरिटेशन हो जाता है, और जब उसके अंदर इरिटेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है डिस्पेजिया। और डिस्पेजिया का मतलब है कि इंडाइजेशन, हमारा जो फूड्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा पूरी तरह से, प्रॉपर ढंग से। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपेंडाइटिस है उस केस के अंदर कॉमन है कैसे, और या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि इसको डिस्पेजिया बोला इसलिए इसको अपेंडिकुलर डिस्पेजिया बोल दिया। उसके बाद में अपेंडाइटिस कॉमन है, और अपेंडाइटिस कॉमन है किस किस के अंदर कॉमन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी इज अ एंड आर्टरी। ध्यान से देखिएगा किस तरह से हो जाता है। क्या होता है कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी है ये एक एंड आर्टरी है, और ये बहुत समय से एक तरह की चलती आ रही है, और अपेंडिकुलर आर्टरी की वजह से भी एक अपेंडाइटिस कंडीशन हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जब अपन हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं इसकी, जब कोई भी किसी भी तरह का जब इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी जाती है, कोई भी किसी भी तरह का लिम्फेटिक फॉलिक्यूल्स की, तो जब लिम्फेटिक फॉलिक्यूल्स की जब कहने का मतलब अपन वो पढ़ते हैं एक तरह से हिस्टोलॉजी, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो सब म्यूकोसा जो रीजन है, इस सब म्यूकोसा रीजन के अंदर क्या होता है कि जो लिम्फेटिक फॉलिक्यूल्स है उस लिम्फेटिक फॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं जिसके कारण अपेंडाइटिस कॉमन है। दूसरी बात ये है कि लुमेन है वो लुमेन छोटा होता है जनरली, और जब लुमेन छोटा होता है जिसकी वजह से जो फीकल मैटर है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और जब फीकल मैटर का जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसके कारण जो अपेंडाइटिस कंडीशन भी हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो हमारा मस्कुलर एक्सटर्ना है उसके अंदर गैप प्रेजेंट हो जाता है, और जब मस्कुलरीज एक्सटर्ना के बीच में गैप प्रेजेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है बहुत फास्ट रेट में बहुत फास्टली स्प्रेड करता है, फैलता जाता है। और जब मस्कुलर एक्सटर्ना के अंदर स्पेस हो जाने की वजह से जो इन्फेक्शन एक बहुत फास्ट रेट में ग्रो करता है, और जब इन्फेक्शन बहुत फास्ट रेट में ग्रो करेगा जिसकी वजह से अपेंडाइटिस है वो हो जाती है। तो ये जो सारा का सारा अपन ने जो चीज़ें पढ़ी थी ये कोई भी किसी भी तरह का एक इनके बारे में पढ़ा था कि जनरली जो होता क्या है किसका क्लिनिकल अपेंडिकुलर का, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। थैंक यू।